हेलो नमस्कार दोस्तों। नेपाल में ATR-72 विमान क्रैश को समझते हैं। ये एक यति एयरलाइन का विमान। इस पूरी घटना में एक ट्विस्ट है, ये भी हम समझेंगे। इस ट्विस्ट को हम विस्तार से आगे इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हम नेपाल की प्लेन क्रैश की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। नेपाल में 1955 में पहला विमान क्रैश हुआ। इसके बाद अब तक का ये 104वां विमान हादसा है। इन हादसों में 1914 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले मई 2022 में टारा एयरक्राफ्ट मुस्तांग में क्रैश हो गया। पोखरा में जो विमान हादसा हुआ है, ये नेपाल का सबसे तीसरा विमान हादसा है। नेपाल में रविवार को यति एयरलाइन प्लेन क्रैश हो गया। यह न्यूज आप सबने सुनी होगी। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरता है और पोखरा एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले इस विमान की दुर्घटना हो जाती है। इसमें 68 पैसेंजर के साथ 4 क्रू मेंबर सवार, जिनमें से बचने की किसी की कोई भी उम्मीद नहीं बताई जा रही। देखिए, नेपाल में ज्यादा संभावना होती है प्लेन क्रैश होने, क्योंकि वहाँ मैदानी इलाका नहीं है। वहाँ बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और चोटियाँ हैं, जबकि संभव है कि विमान के दोनों इंजन अगर फेल कर जाए तब भी वो 10-15 किलोमीटर तक आराम से ग्लाइड कर सकता है। इस विमान को पायलट कमल केसी के द्वारा उड़ाया जा रहा, जिन्हें 21,900 घंटे का विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस, और इनके साथ एक ट्रेनर भी थे जिनका नाम था अंजू खातीवारा, जो इस विमान के लैंड करते ही मेन पायलट का लाइसेंस मिल जाता और ये मेन पायलट हो जाता। प्लेन क्रैश होने के बाद रेस्क्यू टीम जब वहाँ पर पहुंची तो वहाँ काफी दिक्कत उठानी पड़ी, क्योंकि खाई में आप रेस्क्यू आसानी से नहीं कर सकते और प्लेन की क्रैश होते ही ये तुरंत आग के गोले में तब्दील हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल भरे होते हैं और ये एक आग की गोली की तरह काम करता है। जब भी प्लेन क्रैश होता है तो आप अधिकतर देखते होंगे इसमें आग का शिकार हो जाता है। इन हादसों में भारत के भी 5 लोगों की मौत की खबर। अगर हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 8 बिलियन लोग इस दुनिया में रहते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब 12 से 13 लाख लोग जमीन पर नहीं, यानी कि हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये 12-13 लाख लोग लगभग 8 से 9 हजार फ्लाइट में होते हैं। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो 2,907 पैसेंजर प्लेन, जिसमें से लगभग 4 लाख पैसेंजर डेली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। यति एयरलाइन ये काठमांडू से पोखरा जा रहा, इसको दूरी तय करनी थी 205 किलोमीटर की। इस प्लेन का नाम ATR-72 था। 72 का मतलब होता है कि 72 लोग एक बार में 72 पैसेंजर और क्रू मेंबर फ्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि काठमांडू से 10:33 में ये टेक ऑफ करता है और 10:58 में ये विमान पोखरा एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर पहले एक खाई में दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ये जो आप ATC टावर देख रहे हैं, इसका काम होता है जितने भी प्लेन उस एयरपोर्ट के रेंज में आते हैं उन सभी को दिशा निर्देश दे सकता है और उनसे कांटेक्ट बना सकता है, क्योंकि अगर दूसरे जगह की प्लेन भी इस एयरपोर्ट के रेंज में आती है तो ATC उससे भी बात कर सकता है और वो या तो रास्ता भटक गया हो या फिर कोई दूसरा कारण हो, ATC उसे संपर्क करके उसे सॉल्व करता है। ATC का पूरा नाम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि हवा में जितनी भी ट्रैफिक होती है उन सभी को ATC देखता है। जैसे ही एयरपोर्ट के रेंज में कोई भी अलग विमान आता है या फिर अपना विमान आता है तो ऑटोमेटिक ये कैच कर लेता है और इससे पता चल जाता है कि ये कौन सा विमान, क्या मकसद है, या तो कोई इससे रूट डाइवर्ट हुआ है या फिर ATC उस पायलट से बातचीत करके उसके बारे में जानकारी पता लगाता है। अगर उस प्लेन को उस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी होती है, ATC से अप्रोच करता है और लैंडिंग के लिए बात कर सकता है। एयरपोर्ट के एक स्ट्रिप को खाली कराकर उसे आसानी से लैंडिंग कराई जा सकती है। देखिए, ये सब के बाद हम बाकी सिचुएशन को समझते हैं। इसी तरह ATR-72 पायलट ने ATC से लैंडिंग के लिए दिशा मांगा कि हम किस दिशा से इस एयरपोर्ट पर लैंड करें, क्योंकि नेपाल में एक बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। वैसे ही हर एक दिशा से लैंडिंग करना संभव नहीं और इसकी आगे एक और विशेष कहानी है, ये भी हम समझेंगे। ATC ने पायलट को पूर्व दिशा से उतरने के लिए निर्देश दिया। जब तक ये प्लेन ILS सिस्टम के अप्रोच में आता तब तक ये प्लेन खाई में गिर चुका था। फिलहाल बताया जा रहा है कि प्लेन में तकनीकी खराबी होने के कारण ये विमान दुर्घटना हुआ है। देखिए, अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। ये पोखरा एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं, इसका काम पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और इस एयरपोर्ट को 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2023 को जल्दीबाजी में इसका इनॉग्रेशन नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा इसे इनॉग्रेशन किया गया था। इस एयरपोर्ट को चाइना के द्वारा बनाया गया। CMC इंजीनियरिंग के द्वारा 2017 से इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है और इस एयरपोर्ट के बनाए जाने के क्रम में वहाँ के पायलट ने भी ये संदेश जारी किया था कि यहाँ लैंडिंग जोन सही नहीं है। नेपाल में एयरपोर्ट बने और वहाँ पर डेवलपमेंट हो, ये हम सब चाहते हैं। इसमें चाइना की हमेशा चाल रहती है। इस एयरपोर्ट को चाइना ने बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया है, जिसे हम BRI प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। BRI प्रोजेक्ट क्या है, इसे हम समझते हैं। चाइना पहले से ही सिल्क रूट के थ्रू व्यापार करता आया है और इसका नया नाम देकर बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव रखा गया है। इस BRI प्रोजेक्ट के 100 से ऊपर देश मेंबर हैं और सभी देश गरीब या फिर छोटे देश। चाइना इन सभी को डेट ट्रैप में फंसाकर अपने हिसाब से चलाने की हमेशा कोशिश करता है। ये जितने भी आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये रास्ते जमीन के माध्यम से गुजरते हैं और बाकी के ब्लू वाले हिस्से को आप देख सकते हैं, ये समुद्र का रास्ता है, जो उसी रास्ते से चाइना हमेशा व्यापार करता आया है। उसी रूट को हम सिल्क रूट भी कहते हैं।
इसमें आने वाले सभी छोटे मोटे देश को लगभग चाइना ने बहुत ज्यादा मात्रा में कर्ज दे रखा है। चाइना को हाल ही में इस रूप में पड़ने वाले सभी छोटे मोटे देश को डेवलपमेंट के नाम पर पैसा देता है, या फिर उसकी चाल ही ऐसी होती है जब वो किसी देश को पैसा दे और फिर वो पैसा वो चाइना के जीडीपी में ही कंट्रीब्यूट हो जाए। चाइना पहले कहता है कि हमने आपको कर्ज दिया, आप अपने देश में डेवलपमेंट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और उससे आपको जो करना है करिए। इसके बाद चाइना का असली चाल शुरू होता है। चाइना से जो पैसा लेंगे, इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी से ही लेना होगा। अगर मान लीजिए कोई देश अगर बंदरगाह बनाना चाहता है, चाइना की कंपनी ही उसे हायर करनी और बाकी सारा मटेरियल जो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा वो सारा चाइना से ही इम्पोर्ट किया जाएगा। तो चाइना के दोनों हाथ में लड्डू है। इस प्रकार से चाइना दूसरे देश को अपने अंदर रखता है। जब भी आप किसी देश से पैसा लेंगे तो निश्चित है कि आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। देखिए इसमें कई सारे फायदा है चाइना के लिए। चाइना के लिए पहले तो अगर चाइना की कंपनी बंदरगाह बनाती है तो सारा प्रॉफिट चाइना को होगा। अगर उस बंदरगाह को डेवलप करने में जो भी मटेरियल लगता है वो भी चाइना से आएगा, इसका भी प्रॉफिट चाइना को ही जाता है। उसके ऊपर जो जीडीपी बढ़ेगा चाइना का, इसके अलावा जो पैसा उसका रखा हुआ था उस पर उसे ब्याज भी मिल गया। और नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नेपाल अंदर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जुड़ना नहीं चाहता था, इसे धोखे से अपने जाल में फंसाया है चाइना। चाइना की नीयत ये हमेशा से रहती है कि पहले उसे कर्ज दो और फिर उसे अपने चाल में फंसाओ। हमेशा से बीआरआई प्रोजेक्ट में नेपाल को ऐड करने के लिए प्रेशर दिया गया। पैसा चाइना का, कर्ज कौन लिया? नेपाल। और एयरपोर्ट का डेवलपमेंट का सारा फायदा किसे हुआ? तो चाइना का हो। कहाँ से? नेपाल को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, न ही नेपाल के लोगों को नौकरियां मिली और न ही उस एयरपोर्ट से ज्यादा नेपाली लोगों को कुछ फायदा हो। नेपाल को इसमें किस तरह फंसाया गया है? इस एयरपोर्ट को लेकर चाइना और नेपाल के बीच में 2012 में ही एमओयू साइन हो चुके और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में आया। नेपाल को ये पता नहीं था कि ये एयरपोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है। ये है चाइना के एम्बेसी स्पोक पर्सन जो नेपाल में स्थित। इसने जो ट्वीट में लिखा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ओखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट will be held at 11 AM tomorrow. This is flagship project of China and Nepal BRI Corporation. Warmly congratulate to Nepali government and Nepali peoples. इसमें BRI प्रोजेक्ट मेंशन है, जबकि चाइना ने इसे BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा नहीं दिया, लेकिन अब ये BRI प्रोजेक्ट उसे वापस ऊपर से थोप रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल इस प्रोजेक्ट के लिए 22 बिलियन रुपीस का कर्ज लिया। वैसे तो ये खबर चाइना कभी बाहर देता नहीं है, लेकिन ये एक रिपोर्ट के माध्यम से बाहर आया है। लेकिन नेपाल को चाइना ने क्या रेट पर कर्ज दिया है आप ये भी देख लीजिए। 2.75 पर एनम के इंटरेस्ट पर इसे लोन दिया हुआ है। ये लोन चाइनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के माध्यम से 40 साल के लिए नेपाल को दिया गया। देखिए इस पोखरा एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए 2012 में ही एग्रीमेंट हो गया। 2013 में BRI प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया और इस एयरपोर्ट को BRI प्रोजेक्ट से कैसे जोड़ दिया गया ये आप समझ गए हो। चाइना इसे ही कहते हैं। देखिए नेपाल की जो यति एयरलाइंस अभी क्रैश हुई है, ये मॉडल बहुत ही पुराना था। ATR सीरीज का ये एयरक्राफ्ट फर्स्ट एयरक्राफ्ट 1981 में बनाया गया। ये एयरक्राफ्ट के मॉडल को 2 कंपनी मिलकर बनाती है। इस कंपनी में से आप एक कंपनी को तो भली बात ही जानते हो। ये दोनों कंपनियां हैं जो इस एयरक्राफ्ट को मिलकर बनाती है। इस विमान के क्रैश होने के कारण शायद ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही पुराना मॉडल था। इसके अलावा और कई सारे कारण हो सकते हैं, इसमें से नेपाल की एक प्राकृतिक भी है। जिस हिसाब से वहाँ की वेदर और प्रकृति है, उस हिसाब से वहाँ का रडार और अन्य टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं है। दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी एक नेपाल में, जिसे हम लुकला एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। दुनिया में 14 सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट समेत अलग अलग पहाड़ है, जिसमें से सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है घाटियों के चलते विमान को टर्न लेने में काफी कठिनाई होती है और उन्हें स्टेप डाउन करके उन्हें लैंडिंग करनी पड़ती है। और स्टेप डाउन में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो वो विमान आसानी से क्रैश कर जाएगा। चाहे कारण जो भी हो, ये तो ब्लैक बॉक्स आएगा तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस दुर्घटना पर नेपाल सरकार ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक रखा है। इस पूरे मामले पर जांच बिठाई जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।